कास्ट भू आकृतियां जिसको कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। अब इसको समझिए होता कैसे, कैसे काम करता है ना। कास्ट भू आकृतियां अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। हम उस बार कहे थे कि अलग अलग जो एजेंट हैं, है ना, एजेंट मतलब क्या होता है, कारक होता है ना, एजेंट, इसको हम लोग एजेंट कहते हैं, एजेंट कहते हैं। और कल पिछले क्लास में हमने समझाया था कि वायु, जल, जल के प्रवाह स्पेशल है ना, जल के प्रवाह में भी हमने दो कहा था, एक कहा था वर्षा जल, कहा था ना वर्षा जल, और दूसरा नदियां, नदियों के प्रवाह, नदियों के प्रवाह, इस पर जिक्र किया था। तीसरा हमने जिक्र किया था वायु, वायु प्रवाह तो हो गया है। नेक्स्ट ग्लेशियर, ग्लेशियर, ग्लेशियर के कारणों से कहा था। और लास्ट में हमने कहा था ओशियन करंट, जिसको सागरीय तरंग कहते हैं ना, ओशियन करंट या सागरीय तरंग भी कहते हैं। और इन अलग अलग एजेंट्स के माध्यम से पूरी धरती पर, चाहे अगर हम आंतरिक बात करें या बाहरी, बाह्य के बारे में बात करें, या अर्थात धरती के अंदर के बात करें या बाहर, अलग अलग प्रकार के आकृतियों का क्या होता है, निर्माण होता है। इस पर हम लोग जिक्र किए थे ना। तो उसी में से अलग अलग सेक्शन वाइज हम देखेंगे। तो पहला सेक्शन हम देख रहे हैं कास्ट भू आकृतियां, वे आकृतियां जो सामान्य रूप से चुने प्रदेशों में सृजित होती हैं, ठीक है। और ये चुने प्रदेशों में स्थल रूप पर पाए जाते हैं। उन कारणों से, ये एजेंट के अलग अलग कारणों से, कहीं उस पर प्रभाव वायु डालता है, कहीं जल डालता है, कहीं ग्लेशियर से, कहीं सागरीय तरंग, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इंपैक्ट है इन एजेंट्स के माध्यम से। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी आकृति है जिस पर क्या होता है। तो थोड़ा सा अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिए। सामान्यतः घुलनशील, गुड मॉर्निंग, लाइव जो पढ़ रहे हैं अपना रिस्पॉन्स दें, सुन पा रहे हैं आप? चलिए लिखना शुरू किए। सामान्यतः घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्रों में, सामान्यतः घुलनशील चट्टानी या चट्टानी संरचना वाले क्षेत्रों में जल की क्रिया के द्वारा, जल की क्रिया के द्वारा बनी स्थलाकृतियां, जल की क्रिया के द्वारा, देख रहे हैं यानी कि जल प्रवाह इसमें है ना, अभी और सेक्शन शामिल हो सकता है। जल की क्रिया के द्वारा बनी आकृतियां कास्ट, कास्ट स्थलाकृतियां के नाम से जानी जाती हैं। सर्वप्रथम इसका नामांकन, सर्वप्रथम इसका नामांकन युगोस्लाविया में, युगोस्लाविया में, सर्वप्रथम इसका नामांकन युगोस्लाविया में कास्ट प्रदेश के आधार पर हुआ है। युगोस्लाविया में निर्मित लिखेगा, युगोस्लाविया में निर्मित कास्ट प्रदेश के आधार पर हुआ है, कास्ट प्रदेश के आधार पर हुआ है, कास्ट प्रदेश के आधार पर हुआ है, जहां, जहां बहुतायत तौर पर, जहां बहुतायत तौर पर कास्ट स्थलाकृतियों के, कास्ट स्थलाकृतियों के अलग अलग इकाई स्वरूप, अलग अलग इकाई स्वरूप सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं या पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। ये स्थलाकृतियां रीवा का पठार, रीवा, ये स्थलाकृतियां रीवा का पठार, रीवा का पठार, कौमा, उदाहरण है ऐसी स्थलाकृतियों का। तो पहला है रीवा का पठार, कौमा रांची का पठार,
रांची की पठार भी ऐसा ही है ना, रांची का पठार, रांची का पठार से आप आराम से समझ पाएंगे, है ना। रांची का पठार कौमा त्रिकूट, त्रिकूट पर्वत श्रृंखला, त्रिकूट पर्वत कहाँ है, देवघर, है ना। त्रिकूट पहाड़ी क्षेत्र या लिख सकते हैं त्रिकूट पर्वत श्रृंखला, त्रिकूट पहाड़ी लिख लीजिए, त्रिकूट पहाड़ी प्रदेश, त्रिकूट पहाड़ी प्रदेश आदि इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आदि इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। गुप्त धाम की कंदरा एक अलग उदाहरण है, गुप्त धाम की कंदरा, गुप्त धाम, गुप्त धाम की कंदरा, गुप्त धाम, कंदरा की मतलब ही होता है गुफा, है ना। गुप्त धाम की कंदरा एक ऐसी ही गुफा है, एक ऐसी ही गुफा है जो कास्ट प्रदेशों या कास्ट प्रक्रमों के द्वारा, कास्ट प्रक्रमों के द्वारा निर्मित होती हैं, निर्मित होती हैं। भारत में, भारत में कास्ट स्थलाकृति का, कास्ट स्थलाकृति का प्रभाव बस्तियों के बनने और, बस्तियों के बनने और उसके प्रतिरूपों के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। बस्तियों का बनना, बस्तियों का बनना, है ना, एक अलग चीज होता है ना, एक पहला है, और दूसरा उसके प्रतिरूपों का निर्माण करना, प्रतिरूपों का निर्माण, है ना, ये दो अलग चीजें होते हैं, में अपना योगदान देती हैं, ठीक है। जैसे चूना पत्थर के क्षेत्रों में जल की क्रिया के कारण, जैसे चूना प्रदेशों में या चूना पत्थर के क्षेत्रों में काष्ठ भू आकृतियां, काष्ठ भू आकृतियां का निर्माण होता है, काष्ठ भू आकृतियां, काष्ठ भू आकृतियां का निर्माण होता है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र में होता है, चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में, है ना, चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में। अब देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, किसी भी प्रदेश में मानव के विकास, ह्यूमन सेटलमेंट, स्पेशली क्या बात हो रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट की बात हो रही है, ह्यूमन सेटलमेंट की बात हो रही है। और जब ह्यूमन सेटलमेंट की बात होगी, मानव अधिवास का बात होगा, है ना, मानव अधिवास का बात होगा, तो वहां का सबसे पहले तीन महत्वपूर्ण चीजें होती हैं आवश्यक, तभी किसी भी क्षेत्र में उसका विकास होता है। सबसे पहले होता है लैंडस्केप, है ना, लैंडस्केप जिसको हम लोग कहते हैं धरातलीय स्वरूप, है ना, धरातलीय स्वरूप पहला फैक्टर है। दूसरा क्लाइमेट कंडीशन, है ना, क्लाइमेट कंडीशन जिसको कहते हैं, यानी जलवायु, जलवायु की स्थिति जिसको हम लोग कहते हैं, ज्योग्राफी भाषा में हम लोग जलवायु की स्थिति कहते हैं ना, कि वहां की जलवायु कैसी है, जलवायु की स्थिति। और तीसरा वहां का तापमान, तापमान और आर्द्रता, ये किसी भी प्रदेश में ह्यूमन सेटलमेंट को प्रभावित करता है डायरेक्टली तौर पे, ठीक है। लेकिन सबसे पहला कौन है बाबू इसमें, धरातलीय स्वरूप, है ना, लैंडस्केप। और देख रहे हैं लैंडस्केप जैसा होगा वहां की वनस्पति, जो बस्तियों का बनना जो होगा वैसे होगा, है ना। तो बस्तियों का बनना, जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, पहाड़ी के आसपास लोग बसेंगे, बसेंगे ना, वैसे ही लोग बसेंगे, यानी पहाड़ी लोग। अब मैदानी क्षेत्र होगा तो कृषक लोग ज्यादा बसेंगे, पहाड़ी लोग है तो जनजातियां या फिर पहाड़ों में रहने वाली वैसे मूल जातियां बसेंगी, है ना। वन क्षेत्र है तो जनजाति वाले क्षेत्र होंगे, मैदानी होंगे तो कृषक होंगे। उसी तरह से बहुत सारे नदियों के क्षेत्र के किनारों वाले क्या होंगे, लगभग व्यापारी वर्ष जो ट्रेडिंग करेंगे बहुत ज्यादा, वो लोग बसेंगे। यानी कि बस्तियों का भी प्रारूप, जो स्वरूप बन रहा है कि बस्ती कैसी है ना, वो
जनजातीय बस्ती है ना, व्यवसायिक बस्ती है, कॉमर्शियल बस्ती इसको हम लोग कह रहे हैं, व्यवसायिक बस्ती है, या फिर नॉर्मल एकेडमिक बस्ती है, एकांकी बस्ती है, वो तय कर रहा है ना। एकांकी है, सघन स्वरूप है, वो सब तय करता है। हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं, वो इसको पढ़ते हैं हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी ना। सेटलमेंट ज्योग्राफी एक अलग पार्ट है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं स्पेशली कि अधिवास के स्वरूप क्या क्या होते हैं, ये ज्योग्राफी का खंड है, अलग से उसको हम लोग पढ़ते हैं ना ह्यूमन सेटलमेंट में। यहाँ पर प्रतिरूपों का निर्माण की बात हुई तो आप ह्यूमन सेटलमेंट में एक सेक्शन और पढ़ते हैं जब बस्तियों का स्वरूप अलग अलग होता है। जिससे चलिए हम सामान्य रूप से देखते हैं कि किस किस प्रकार के बस्तियां होती हैं, तब आप समझ पाएंगे क्या चीज होता है। देखिए कई बार देखिएगा ये मुख्य सड़क मार्ग है ना, ऐसे तो बस्तियों ऐसे करके बस्तियां बस्ती हैं, देखेंगे आप, है ना। इस प्रकार के बस्ती को आप देखे हुए होंगे। अभी नगरों में ऐसी स्थिति है, ठीक है। चौकोर प्रतिरूप, अब देखिए कई बार ऐसे होता है कि रोड ऐसे गुजरा, सामने से गुजरा और रोड के दोनों साइड या नदी ही है या रोड है, क्यों ना ये हो सकता है नदी हो या फिर क्या हो सकता है सड़क हो सकती है ना। तो इसके दोनों साइड बस्तियों का विकास इस तरह से घनी बस्तियां विकसित हो जाती हैं, है ना। इसको एकांकी प्रतिरूप कहते हैं, एकांकी, है ना, मतलब एक जैसा एकांकी प्रतिरूप है ना। या फिर इसको रेखीय प्रतिरूप भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, रेखीय, एक नाम और है रेखीय प्रतिरूप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से कई बार आप देखेंगे वाई शेप में, जब सड़क या नदियां वाई शेप में होती है, जहां पर नदियों के संगम होते हैं ना, वहां पर भी देखिएगा इस तरह से बस्तियां बनती हैं। इस तरह से आपको बस्तियां बनते हुए देखे होंगे, ठीक है। एक और बस्तियां एल प्रतिरूप, जब सड़क या नदियां आके ऐसे घूम जाती हैं तो इस तरह से बस्तियों का विकास होता है। यानी कि अलग अलग आकृतियां जो हैं वो उस क्षेत्र की अपना डिपेंडेंसी पर डिपेंड करता है कि वहां का धरातल ये हो सके ऐसा, इसलिए बसी की हो सके। यहाँ इस क्षेत्र में पहाड़ हो या इस क्षेत्र में पहाड़ हो तो आगे नहीं बढ़ पाई, इस क्षेत्र में पूरा पहाड़ी एरिया हो, यहाँ से तलहटी में से गुजर गई, है ना। तो क्या हो गया है, रेखीय प्रतिरूप हो गया ना। कई बार कुछ क्षेत्र में देखिएगा, मान लीजिए पहाड़ रीजन है तो इसके चारों तरफ बस्तियां सामान्य रूप से बसी रहती है ना, ऐसा चारों तरफ से राउंड हो गया है, चारों तरफ से बस्तियां हैं, इसके इसके चारों तरफ से बस्तियां हैं, ऐसा प्रतिरूप। यानी कि अलग अलग प्रतिरूपों में बस्तियों को बसना आम बात है, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अलग अलग कॉलम करके हम इसको, आप देखेंगे हमेशा नगरों में इस प्रकार के बस्तियों का बसना आम बात है, ठीक है। ऐसी ऐसी अलग अलग टाइप की बस्तियों का स्वरूप, ये प्रतिरूप है, क्या है, बस्तियों के प्रतिरूप, बस्तियों के प्रतिरूप, है ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसके खास कारण हैं कि ऐसे को क्या हो क्यों होते हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले आते हैं पहले कॉलम पर, ठीक है, कि नदियों के प्रवाह, इस पर हम आते हैं कि अलग अलग प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं और उसके लिए कौन महत्वपूर्ण कारक है, बस्तियों का बनना और प्रतिरूपों का निर्माण। ये कौन तय कर रहा है, वहां की भू आकृतियां, है ना। और भू आकृति बनने में कौन तय कर रहा है, ये सभी एजेंट फैक्टर बन रहे हैं ना। जो एजेंट के मैं चर्चा किया हूं, देखिए पहले देखिए ये एजेंट का मैं चर्चा किया हूं, ये एजेंट के रूप में जो है ना, कारक जो महत्वपूर्ण है कौन से हैं, जल प्रवाह, वायु के प्रवाह, है ना, ग्लेशियर और ओशियन करंट। ये सब अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के भू आकृतियां का निर्माण कर रहे हैं। तो चूना पत्थर वाला क्षेत्र में क्या होता है, कास्ट भू आकृति होता है, ठीक है। तो ये सेक्शन पर हम काम करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट सेक्शन में हम आते हैं जी। चूना पत्थर वाला रीजन जहां के धरातलीय स्वरूप में सामान्य तौर पर चूना के तत्व पाए जाते हैं, चूना कैल्शियम कार्बोनेट के तत्व पाए जाएं, उन क्षेत्रों को हम चूना प्रदेश कहते हैं। भारत में मध्य प्रदेश और इसके तटवर्ती क्षेत्र सर्वाधिक चूना प्रदेश वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। अभी हम चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए कास्ट प्रतिरूप स्थल रूपों के कुछ प्रमुख हैं, इसमें कौन कौन है, अलग अलग हैं। कास्ट स्थल रूपों के प्रतिरूप,
ठीक है, पहला है कंदरा, कंदरा। ये दूसरा होता है कास्ट खिड़की, कास्ट खिड़की। ठीक है, तीसरा होता है कोनार्स, कोनार्स। ये क्वेश्चन में आया हुआ, इसको टिक लगा लें, कोनार्स आया हुआ और कंदरा। नेक्स्ट आश्रुतम, नेक्स्ट निश्चातशम, नेक्स्ट है इसका गुहास्तंभ, गुहास्तंभ। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है गुहास्तंभ का। और लास्ट महत्वपूर्ण हेलिकाइट, हेलिकाइट। ये सब स्थलाकृति का नाम है जो आपको जानना होगा। तो हम पहला चर्चा करते हैं कि कंदरा किसको कहते हैं ना। तो कंदरा क्या है? एक भूमिगत जलकृत अपरदनात्मक स्थल रूप है, अपरदनात्मक स्थल रूप। यही क्वेश्चन में था, ये अपरदनात्मक है, निक्षेपणात्मक है ना। तो ये क्वेश्चन में आपका हो गया अपरदनात्मक है। काट छांट के द्वारा बनाया गया जो स्वरूप है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे है पहाड़ी, ठीक है, कोई चट्टान है और चट्टान में आपसी कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं चट्टानों में। मान लीजिए चट्टान जो बना हुआ है वो बना हुआ है अलग अलग तत्व हैं, लोहा के भी, उसमें आयरन के भी तत्व हैं, उसमें पोटास के भी तत्व हैं, उसमें मैग्नीशियम भी है, उसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी है। ये सब अलग अलग तत्व हैं। अब इस पर क्या हुआ, स्थल रूप के निर्माण में कालांतर में इस एजेंट के द्वारा, वायु जल जो अलग अलग के द्वारा मैंने बात किया, तो स्पेशली उसमें किसके द्वारा, जल के द्वारा, जल के द्वारा इस चट्टान पर इसको एक फैक्टर के द्वारा इस पर मूव किया गया, या इस पर जल का प्रवाह हुआ, या फिर अगर प्रवाह नहीं हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, वर्षा के माध्यम से, नमी के माध्यम से, यानी कि जल की उपस्थिति के कारण से, सिंपल है, जल की उपस्थिति के कारण से हो सके इसका इतना सारा ये भाग क्या बना होगा, चूना का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब पानी पड़ने से ये सभी चीजें क्या होगी, धुल कर निकल जाएंगे, है ना, पानी के साथ। अब देखिए धुल कर जब निकल गई, देखिए आकृति कैसे बच गया, आकृति कुछ ऐसा बच गया, बन गया ना। ये क्या हो गया, कंदरा। कोई दिक्कत, स्थलखंड वैसा ही बच गया कि बाकी पानी के प्रवाह के कारण या पानी की उपस्थिति के कारण से, उस एजेंट के कारण से वह क्षेत्र कट के उससे अलग हो गया। अब जो उसका शेप बचा है वह शेप क्या है, कंदरा का शेप है, इसलिए उसको कंदरानुमा स्थलाकृति कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी सभी आकृति का रीजन यही है। अगर खिड़की है तो कास्ट खिड़की टाइप से बचा होगा, दूसरे तत्व उसके निकल गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। इसका क्या लिखे हम, यह भूमिगत जल के द्वारा है। किसके द्वारा हो रहा है, भूमिगत जल के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा। तो यहां रटने के लिए आपको क्या हो गया, कंदरा में, कंदरा एक प्रमुख स्थलाकृति है जो भूमिगत जल के द्वारा निर्माण होती है। और भूमिगत जल के द्वारा कैसे होती है, अपर्दन की प्रक्रिया के स्वरूप निर्माण होती है। तीन चीजें रटनी हुई। ठीक है, समझ रहे बात को, ज्यादा आपको नहीं इसमें, अब इसमें कौन कौन सा थ्योरी है, कैसे होता है, उस सेक्शन पर आपको चर्चा नहीं करनी है। उससे ज्यादा जरूरी आपके लिए है, टीजीटी पीजीटी वालों सबके लिए, कि कंदरा का निर्माण किन प्रदेशों में होता है। तो किन प्रदेशों में होता है, कास्ट चूना पत्थर वाले प्रदेशों में। कहां होता है, कास्ट चूना प्रदेश या चूना पत्थर वाले प्रदेशों में, है ना, कास्ट चूना पत्थर वाले प्रदेशों में होता है। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कि इसका निर्माण किस जल के द्वारा होता है, माने जल के प्रवाह के द्वारा होता है, वर्षा जल के द्वारा होता है, या नदियों के प्रवाह से होता है। तो ऐसा कुछ से भी नहीं होता है। किससे होता है, ये भूमिगत जल के द्वारा होता है।
ये दूसरा इसका क्वेश्चन महत्वपूर्ण। तीसरा, यह किस प्रकार का स्थल रूप है? तो ये अपरदनात्मक स्थल रूप है, इरोजन। ये कौन सा प्रोसेस से हुआ है? इरोजन से हुआ है, इरोजन प्रोसेस से हुआ है, इरोजन प्रोसेस से हुआ है ये डेवलप। ठीक है, इरोजन प्रोसेस से डेवलप हुआ, इसलिए इसको हम लोग अपरदनात्मक स्थल रूप कहते हैं। और स्थल रूप का निर्माण में हम मेंशन कर चुके हैं कि किस प्रकार के स्थल रूप का निर्माण हुआ, याद रहेगा। चलिए धन्यवाद। ऑनलाइन वाले छात्र कृपया उदाहरण ये बताएं आप, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, दिक्कत नहीं है तो एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं। पहला क्लियर है ना, कोई दिक्कत कंदरा से? अब आपसे पूछें कि कंदरा शिलाकृति का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे, किस प्रकार का स्थल रूप है? अपरदनात्मक स्थल रूप है। ठीक है। अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दें कि किस प्रकार के एजेंट से प्रभावित यह स्वरूप निर्माण हुआ है? एजेंट क्या है? भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर, है ना। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। दूसरा लिखिए, कास्ट खिड़की। कास्ट खिड़की अंतिम प्रौढ़ावस्था के दौरान, अंतिम प्रौढ़ावस्था के दौरान लिखिए, अंतिम प्रौढ़ावस्था के दौरान चट्टानों में, अंतिम प्रौढ़ावस्था के दौरान चट्टानों में धंसने की प्रवृत्ति होती है ना। उसका क्या हो जाता है? केमिकल बॉन्डिंग कमजोर हो जाता है, यानी कि उसका जो रासायनिक बंधन है उसमें क्या हो जाता है? कमजोरी आ जाती है, थोड़ा कम हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है? धंसने की प्रवृत्ति, टूटने की प्रवृत्ति हो जाती है ना। तो क्या लिखे हैं हम?